हेलो फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा 30 डेज का एक कोर्स चल रहा है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था प्रोनाउन। ठीक है। टॉपिक में हम चलते हुए आगे की कड़ी में आज कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखे आपका, इट इज राइट टाइम यू डैश फूड। ठीक है, इट इज राइट टाइम यू डैश फूड। सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो आपका है राइट टाइम। ठीक है, राइट टाइम मतलब होता है आपका सही समय। राइट टाइम मतलब होता है आपका सही समय। अगर हम इस टाइम की बात करें, ठीक है, टाइम की अगर हम बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपने यूज किया है क्वेश्चन में, वो है आपका राइट टाइम। ठीक है, राइट टाइम। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन इसका आपको मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आई हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन इन लास्ट पेपर। राइट टाइम एंड आई टोल्ड यू हाई टाइम, टाइम। ठीक है। एंड और बोल सकते हैं आप लोग लास्ट टाइम। ठीक है, राइट टाइम, हाई टाइम, टाइम और लास्ट टाइम, ये चार वर्ड जब भी क्वेश्चन में आएंगे तो आपका स्ट्रक्चर ना हमेशा सब्जेक्ट प्लस वी टू रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वी टू का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वी टू का मीन्स हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस मतलब होता है आपका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस 12 टेंस होते हैं, उसमें एक टेंस है जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वी टू। सब्जेक्ट प्लस वी टू, सिंपल पास्ट टेंस, यू आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको लेना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो करेक्ट आंसर होगा आपको कुड। फर्स्ट का करेक्ट आंसर कुड हो जाएगा। तो राइट टाइम, हाई टाइम या अकेला टाइम, ऐसा कुछ भी बोलेगा तो उसका आंसर हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2। वन हु एंटर ए क्लास विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के क्लास से जाने वाला। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर दूसरा क्वेश्चन हमारा वोकैब से रिलेटेड ही रहता है, इसलिए हमको वोकैब को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये आपके ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया आपका मस्टर। ठीक है, मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। मस्टर मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जिसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं गार्डनर। ठीक है, इकट्ठा करना को इंग्लिश में एक्यूमुलेट भी बोलते हैं। मस्टर मतलब होता है इकट्ठा करना। सॉलिड मतलब होता है डर्टी। ठीक है, सॉलिड का मतलब होता है डर्टी, गंदा। इंट्रूडर आपका आंसर है। इंट्रूडर मतलब होता है किसी जगह में बिना परमिशन के जाने वाला। एक्चुअल में इसका हिंदी, शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है घुसपैठिया। ठीक है, शुद्ध हिंदी में इसको घुसपैठिया बोलते हैं। और गुलिबल मतलब होता है वन हु इजली फूल, आसानी से बेवकूफ बनने वाला। ठीक है, गुलिबल मतलब होता है वन हु इजली फूल्ड, आसानी से बेवकूफ बनने वाला। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंट्रूडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड वॉज टू डैश टू पुश ओपन द हैवी डोर। अब जैसे कि देखो आपके ऑप्शन दिए, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि हमको ऑप्शन में सबसे पहले तो हमको इनके मतलब पता होना चाहिए। पहला लिखा है टिमिड। टिमिड मतलब होता है डरपोक, कायर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कॉवर्ड। फेंट, फेंट मतलब होता है बेहोश होना। और ये फीबल मतलब होता है कमजोर, जिसको प्यूनी बोलते हैं। फ्रेल वर्ड भी आता है कमजोर के लिए। कमजोर वर्ड के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है आपका लैंकी। ठीक है, कमजोर। उसके बाद आपका है फ्रिक्स। फ्रिक्स मतलब होता है तलाशी लेना। ठीक है, फ्रिक्स मतलब होता है तलाशी लेना। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, माई फ्रेंड वे टू डेड टू पुश ओपन द डोर, मतलब मेरा फ्रेंड इतना कमजोर है कि दरवाजे को खोल नहीं सकता। ये दूसरा वाला टू ना सेंटेंस को निगेटिव कर देता है, नकारात्मक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कमजोरी की बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, फीवर होगा। अब ऐसा तो है नहीं दरवाजा खोलते खोलते बेहोश हो जाएगा या डरपोगे, तो कुछ रिलेटेड है ही नहीं, इसलिए आंसर होगा आपका फीबल। फीबल मतलब होता है कमजोर। तो मतलब अगर आपको वोकैब के मतलब पता है तो आंसर जरूर आपको मालूम चलेगा। आई पर्पसली डैश मी टू डूइंग माई लास्ट विजिट, सबसे पहले तो यहाँ पर लास्ट लगा हुआ है, लास्ट। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, डिस्कस किया था, जितने भी लास्ट वाले क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी टू। सब्जेक्ट प्लस वी टू मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म।
लेकिन ये आपका क्वेश्चन निगेटिव है, तो जब हम निगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस को तो हम लोग लगाते हैं डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वी वन ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेलता था, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ही प्लेड, लेकिन अब मैं बोलूंगा वह नहीं खेलता था तो मैं बोलूंगा ही डिड नॉट प्लेड। ही डिड नॉट प्ले, ये आपका प्लेड आपका प्लेड बन जाएगा, ही डिड नॉट प्ले। मतलब जैसे ही हमारा क्वेश्चन निगेटिव जाएगा तो हम लोग डिड नॉट लगाते हैं। तो सेम आपका यहाँ पर आपको यूज करना है, सिंपल पास्ट में निगेटिव में लगाया जाता है डिड नॉट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, टेंस का बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रिजनर शोड नो डैश फॉर हिज क्राइम। पहला ऑप्शन दिया हेट्रेड, हेट्रेड मतलब नफरत करना ही होता है। सेकंड लिखा है ऑब्स्टिनेंसी, मतलब होता है जिद। ठीक है, ऑब्स्टिनेंसी मतलब जिद होता है। ऑब्स्टिनेंसी जिद को इंग्लिश में ये भी होता है स्टबन, स्टबन भी बोला जाता है। रिमोर्स, रिमोर्स मतलब होता है पछताना। ठीक है, रिमोर्स मतलब होता है पछताना। पछताना के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड आपको पहले भी बताए थे, रिपेंट, रिग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने लिखे थे कुछ वर्ड, रिपेंट, रिग्रेट, और एक वर्ड आता है रिमोर्स। ठीक है, रिमोर्स। और एक आता है आपका पछताना के लिए, कि ये वर्ड भी आता है इंग्लिश में एटॉन, सबका मतलब पछताना ही है। एंगर मतलब नाराज। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो आपका होगा रिमोर्स, पछताना। आई डिवोट मच ऑफ टाइम डैज स्पीकिंग इंग्लिश, इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया है डिवोट। तो डिवोट मतलब होता है समर्पित, समर्पण। डिवोट मतलब होता है समर्पित, समर्पण। अब इंग्लिश में कुछ वर्ड है जिनके साथ ना हमेशा टू लगता है, जैसे डिवोट के साथ, टॉक के साथ, लिसन के साथ। ठीक है, और एक वर्ड मैंने आपको बताया था इल्ड, समर्पण करना, इल्ड के साथ, सैड के साथ, सजेस्ट के साथ। इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, इनके साथ ना हमेशा टू ही लगता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड बताया था मैंने आपको सैड, सजेस्ट, ये ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना हमेशा टू लगेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास डैश आई रिटर्न फ्रॉम यूएसए। अब ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हम इसमें पहला, अगर आप पहला एक्शन देखोगे, ये पहला वाला एक्शन पूरा है, फर्स्ट जो पार्ट है, ये कौन सा टेंस है? अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वी थ्री। ठीक है, एक वीडियो में बनाऊंगा सिर्फ टेंस के ऊपर, तो मैं सारे टेंस के स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर दूंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस है प्लस वी थ्री। वी थ्री मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और डैश के बाद लिखोगे आई रिटर्न, तो आई रिटर्न, तो आई रिटर्न मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वी टू। आई रिटर्न मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वी टू। अच्छा, पहला वाला एक्शन तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और दूसरा एक्शन तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस है। अगर पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस है, तो बीच में ना सिंस लगेगा। के बीच में डेट नहीं लगता, बीच में क्या लगता है आपका सिंस लगता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास सिंस आई रिटर्न फ्रॉम यूएसए। करेक्ट आंसर सिंस हो जाए। यू मस्ट डैश माई ऑर्डर, पहला ऑप्शन है आपका कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिलना। अचानक मिलना को ना इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रन इनटू। रन इनटू मतलब अचानक मिलना। कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिलना। सेकेंड लिखा आपका मेक आउट, तो मेक आउट का मतलब होता है समझना। ठीक है, मेक आउट मतलब होता है समझना। फिर लिखा आपका कैरी आउट, कैरी आउट मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। कैरी आउट मतलब आज्ञा का पालन करना। लास्ट में लिखा है रन डाउन, रन डाउन मतलब होता है कमजोर हो जाना। ठीक है, यू मट डैश माई ऑर्डर, चारों की मीनिंग हमको पता है, तो चारों के मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना। ये सब फ्रेजल वर्ब है। जैसे एक फ्रेजल वर्ब आपने सुना होगा लुक आफ्टर, मतलब होता है देखभाल करना। बोलचाल में बहुत यूज होता है, आई लुक आफ्टर यू, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। ठीक है, रन इनटू कर्ज में डूब जाना। वैसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं कम से कम वो आप याद कर लीजिएगा, और ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। यू मस्ट डैश माई ऑर्डर, आंसर जगह कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना। ही प्रीफर फुटबॉल डैश क्रिकेट, इस क्वेश्चन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने, प्रीफर। ठीक है,
ये प्रीफर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रीफर के साथ ना कभी देन नहीं आता। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, एक होता है प्रीफर, एक और इंग्लिश में होता है एल्डर, और एक आईओआर वर्ड। आईओआर मतलब होता है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर। जितने भी आईओआर वाले वर्ड है इनके साथ ना कभी देन नहीं आता, टू लगता है, कंपैरिजन करते हैं इस समय। तो योर करेक्ट आंसर इज नंबर डी। अच्छा, ईच वन ऑफ दिस चेयर्स डैश ब्रोकन। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, आपने शुरुआत किससे की? आपने ईच के साथ। तो ईच के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, ईच ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो अगर हम सिंगुलर की बात करें तो आपका बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि बी में हैव लगा हुआ है और मैंने बोला सिंगुलर वर्ब आएगी। अब हैज, इज और हैड बच गया। अब इस क्वेश्चन में आप किसकी बात कर रहे हो? चेयर की। तो चेयर लिविंग नहीं है, चेयर एक नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करते हो, मतलब क्वेश्चन एक्टिव वॉइस नहीं है। क्वेश्चन कौन सा वॉइस है? वो पैसिव वॉइस। क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। लेकिन जब हम नॉन लिविंग की बात करें तो क्वेश्चन पैसिव वॉइस होता है। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? हैज, हैव और हैड के साथ ना, पैसिव वॉइस में इनके साथ बीन का लगना जरूरी है। हाँ, हैज बीन, और बोलोगे हैव बीन और हैड बीन, तीनों के साथ बीन लगना चाहिए। बीन क्वेश्चन में लगा नहीं है। क्या बच गया आंसर? इस ब्रोकन। करेक्ट आंसर होगा इस। और एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन के सामने पैसिव वॉइस लिख लीजिएगा। दिस क्वेश्चन इज नॉट एक्टिव वॉइस, दिस इज अ पैसिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको बोलेगा नहीं मैं एक्टिव हूँ कि मैं पैसिव हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। तो योर क्वेश्चन इज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर ऑल बिलोंगिंग्स वे आर लॉस्ट इन द फायर। बिलोंगिंग का मतलब होता है सामान। बिलोंगिंग मतलब सामान होता है। इस क्वेश्चन में आपने एक वर्ड यूज किया है देयर। तो कल के वीडियो में हमने जो बनाया था वो सारा प्रोनाउन बेस बनाया था। प्रोनाउन में अपने देयर का भी यूज किया जाता है, देयर इज अ प्रोनाउन। ठीक है, तो मैंने उसमें सारा आपको क्लियर करके दिया था। अब ये जो देयर है, इसके बाद किसका आना कंपलसरी? एक नाउन का आना जरूरी है। देयर जस्ट नाउन के बाद आता है या नाउन के पहले आता है, मतलब देयर के बाद एक नाउन आना कंपलसरी है। अब यहाँ पर लिखा अपने बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मतलब सामान है, सामान मतलब वो एक नाउन हो गया। तो देयर ऑल बिलोंगिंग्स नहीं होना चाहिए, ऑल देयर बिलोंगिंग्स होगा। ये आगे पीछे होना चाहिए, मतलब पहले पार्ट में आपका एरर था। ठीक है, एरर मतलब आपको जिस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, सेकंड में तो हो नहीं सकता, वर्ड बिल्कुल सही है, एक से ज्यादा के लिए वर्ड ही आता है, इसलिए पहले पार्ट में ही एरर है। नेक्स्ट है, एवरीवन एग्रीड दैट गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर्स रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, होलीएस्ट। अब इस क्वेश्चन में ना आपने यूज किया हुआ है होलीएस्ट। होलीएस्ट मतलब इस सुपरलेटिव डिग्री है। इसका बनता है ये होली, होलियर और होलीएस्ट। ये तुम्हारा हो गया पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव है। अब सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज नहीं होता। ठीक है, तीन डिग्री होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन एग्जाम में सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के ही क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छी से पढ़िएगा। सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज नहीं होता। ठीक है, आने वाले समय में इसमें वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिर्फ डिग्री के ही क्वेश्चन रहेंगे सारे। तो अदर का यूज नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर होगा आपका सी। तो सी पार्ट में आपका एरर था। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड अ वेरी गुड प्रोग्राम दिस मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड, इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया आपने, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, एक होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका टेलीकास्ट, और एक वर्ड होता है आपका फॉरकास्ट। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, जितने भी कास्ट वाले वर्ड होते हैं, कास्ट वाले, इसमें कभी भी ना ये नहीं लगता, ईडी नहीं लगाया जाता। जितने भी कास्ट वाले वर्ड होते हैं, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, इसमें ईडी का यूज नहीं कर सकते। ईडी लगा इसलिए गलत है। आंसर क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। अच्छा, जितने भी ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट है, और यहाँ तक कि अगर अकेला अगर आप कास्ट वर्ड का भी यूज करोगे तो इसमें ईडी नहीं लगा सकते। इन तीनों का फॉर्म सेम होता है। ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होता है। कास्टेड, कास्टिंग करके कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। Next question is, scarcely had I finished washing the car, then the master came and asked me to clean the floor of the house. अब इस क्वेश्चन को आपने शुरुआत किससे किया? आपने स्कार्सली। एक होता है स्कार्सली मतलब जैसे ही, और इंग्लिश में एक वर्ड होता है हार्डली। ठीक है, एक होता है स्कार्सली, एक होता है हार्डली।
ये दोनों के साथ हमेशा ना वेन को लगाया जाता है, उसका पेयर है। ये दोनों के साथ वेन का पेयर बनता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लगा है, देन लगा है। हाँ, तो देन की जगह वेन आएगा। इसका पेयर है, इसको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं। जैसे नॉट ओनली को सुनते ही हमारे दिमाग में बट आल्सो आता है, नाइदर को सुनते ही नॉर आता है। इसका आती और हार्डली के साथ वेन लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपने शुरू किया स्कार्फी, तो जनरली इसमें एरर भी यही होते हैं, स्कार्फी आ जाएगा लेकिन वहां पर वैन नहीं आएगा। तो वैन की जगह आपको देन या कुछ कुछ भी यूज कर सकता है, बट वैन नहीं करेगा और वही एरर होगा। ठीक है, तो आपका एरर जो है सी पार्ट में है। ठीक है, सी पार्ट में आपका एरर था। आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर, आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग। सबसे पहले इसमें लिखा है आई एम ट्राइंग, ठीक है, आई एम ट्राइंग। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ना समय आ गया है, फॉर द लास्ट 1 आवर, टाइम। तो देखो लास्ट 1 आवर, लास्ट 3 आवर, यहाँ पर टाइम आ गया। तो जब भी क्वेश्चन में टाइम लगता है वो क्वेश्चन ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खेल रहा हूँ, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई एम प्लेइंग बोलते हैं, आई एम प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तब इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मतलब समय आते ही क्वेश्चन में हैज बीन लगता है। तो आई एम ट्राइंग नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका आई हैव बीन ट्राइंग। ठीक है, तो अपने पहले पार्ट में ही करते हैं, आई एम ट्राइंग की जगह आएगा आई हैव बीन ट्राइंग, मतलब के पहले पार्ट में ही एरर था। अब आते हैं हम वोकैब के। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंग्लिश में सारे क्वेश्चन ग्रामर के नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आपके वोकैब के भी आएंगे। ठीक है, तो हमको वोकैब पे भी ध्यान देना है। तो पहला वर्ड तुम्हारा दिया क्रिस्ट, CREST। क्रिस्ट का मतलब होता है शिखर, चोटी, टॉप। ठीक है, तो शिखर, चोटी, टॉप को हम लोग इंग्लिश में एपेक्स बोलते हैं। और एक वर्ड आता है पिनेकल। और एक वर्ड जो क्वेश्चन में दिया आपका समिट। एनेक्स मतलब होता है अपने कब्जे में कर लेना। एनेक्स मतलब होता है अपने कब्जे में कर लेना। ऑप्ट्यूस मतलब मूर्ख होता है, ठीक है, ऑप्ट्यूस मतलब होता है मूर्ख। कन्फाइन मतलब होता है कैद करना। कन्फाइन का मतलब होता है कैद करना। तो क्रिश का आंसर हो जाएगा आपका समिट। समिट मतलब होता है शिखर, चोटी, टॉप। क्रिश का मीनिंग भी शिखर, चोटी, टॉप। इसके लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है एक्म। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरसेक। फॉरसेक, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उससे मैच करोगे। फॉरसेक मतलब होता है त्यागना। ठीक है, फॉरसेक मतलब होता है त्यागना। त्यागना के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है एबंडन। और एक वर्ड आता है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब राज्य त्यागना, कुर्सी त्यागना। एक वर्ड सीड आता है, और एक वर्ड आप ये यूज करते हो फॉरगो। तो फॉरसेक मतलब त्यागना। अच्छा, रैंकर मतलब होता है चिड़चिड़ा। रैंकर मतलब चिड़चिड़ा होता है। यूलॉजी मतलब प्रशंसा करना। यूलॉजी मतलब प्रशंसा करना। डेजर्टेड मतलब भी त्यागना होता है। डेजर्टेड मतलब होता है त्यागना। हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एंड सैडलस मतलब लिख लीजिए मेहनती। अच्छा, मेहनती के लिए मैंने कुछ और बताया था आपको, इंडस्ट्रियस। सैडलस मतलब होता है मेहनती, इसको इंग्लिश में इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉदर। बॉदर मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, बॉदर मतलब परेशान करना। अब इन चारों में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है परेशान करना? आपका आंसर होगा आपका रैंकर। अच्छा, परेशान करना वो इंग्लिश में ये भी बोलते हैं पेस्टर। पेस्टर मतलब भी परेशान करना होता है, पेस्टर। और इंग्लिश में एक वर्ड आता है परेशान करने के लिए, रैंकल। रैंकल, पेस्टर, बॉदर, तीनों का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है। अच्छा, फॉक्सी मतलब होता है चालाक। फॉक्सी मतलब चालाक। और फॉस्टर मतलब पालन पोषण करना। पालन पोषण करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नरिश, चेरिश, या कॉसेट, या फॉस्टर।
गाई मतलब होता है चिढ़ाना, गाई मतलब होता है चिढ़ाना। ठीक है, तो बॉदर का मतलब परेशान करना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैंकर। उसका लिखे आपका नेव, नेव मतलब होता है दुष्ट। तो दुष्ट को इंग्लिश में स्लाई भी बोलते हैं, और दुष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं रूथलेस, दुष्ट को बोलते हैं स्टोनी, दुष्ट को बोलते हैं टायरेनी। के चार दुष्ट मैंने आपको लिखवा दिए। दुष्ट को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं कैलस, का मीनिंग दुष्ट होता है। अब नेम मतलब भी दुष्ट होता है। अब इनमें से आपको ढूंढना है दुष्ट कौन सा है। पांचों में एक भी दुष्ट इसमें नहीं है, इसमें आपका है ब्रूटल। ब्रूटल मतलब भी दुष्ट होता है। ख्याल मतलब संकट खतरा। सेन मतलब होता है बुद्धिमान, सेम मतलब बुद्धिमान। अब मिग्र मतलब होता है थोड़ा, लिटिल कम। ठीक है, मिग्र मतलब होता है थोड़ा, लिटिल कम। नेव का सही आंसर है आपका ब्रूटल। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ सूत। सबसे पहले आपको सूत का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल तो यही ना, आपको पहला इनका मतलब पता होगा तभी तो आप उससे मैच करोगे। सूत मतलब होता है शांत। ठीक है, अब इस पे शांत ढूंढना है। तो मेटल मतलब साहस होता है, साहस। मीडियोकर मतलब होता है एवरेज, औसत, मीडियोकर। और मडल मतलब होता है गड़बड़ी। मडल की एक स्पेलिंग और होती है MEDDL, मेडल। इसका मतलब इंटरफेयर करना होता है, दखल अंदाजी करना। मेडल मतलब दखल अंदाजी करना, मडल मतलब गड़बड़ी, मीडियो करे मतलब होता है एवरेज, औसत। अच्छा, एपीस मतलब होता है सांत्वना देना, एपीस मतलब होता है सांत्वना देना, कंसोल करना। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर सूद बोला, सूद का आंसर होगा आपका। अच्छा, एपीस का होता है सांत्वना देना भी होता है और शांत करना भी होता है। शांत करना को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं काम, CALM, काम का मतलब भी शांत करना है, और शांत करना को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं प्लेसिड। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है तो सूद का करेक्ट आंसर हो जाएगा एपीस। एपीस मतलब शांत करना, सांत्वना देना। अब आते हैं हम इडियम्स पे। तो इडियम्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वोकेब। ठीक है, वोकेब का पार्ट है इडियम्स भी। तो जैसा कि पहला वर्ड लिखा है किक अवर हिल्स, एक इडियम चाहिए। तो इडियम्स में कभी भी उसका मीनिंग निकालते मत बैठिएगा, क्योंकि सेम मीनिंग अगर आप निकालोगे तो कभी नहीं निकाल पाओगे। इडियम्स के मीनिंग थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, पहला वर्ड दिया आपका किक अवर हिल्स। तो किक अवर हिल्स का मतलब होता है समय बर्बाद करना। ठीक है, किक अवर हिल्स मतलब होता है समय बर्बाद करना। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा वो आपका होगा वेस्ट टाइम, समय खराब करना, समय बर्बाद करना, किक अवर हिल्स, समय बर्बाद करना। तो सही आंसर होगा वेस्ट टाइम। नेक्स्ट आता है एक मैन ऑफ पार्ट्स। ए मैन ऑफ पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम से, ये मैन ऑफ पार्ट्स इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस आदमी, अनुभवी आदमी। मैन ऑफ पार्ट्स, एक्सपीरियंस आदमी। ये करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला, ए मैन ऑफ पार्ट्स, अनुभवी आदमी, एक्सपीरियंस आदमी। तो इंग्लिश में बोलते हैं ए मैन ऑफ पार्ट्स, ए मैन ऑफ पार्ट्स। थर्ड आता है आपका रेड लेटर डे। ठीक है, रेड मतलब लाल होता है, लेटर मतलब पत्र होता है, डे मतलब चिट्ठी होता है। इसका मतलब तो लाल चिट्ठी का दिन तो होगा नहीं। रेड लेटर डे, फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त इज द डैश। अगर मैं बोलूँ 15 अगस्त इज ए डैश, तो 15 अगस्त क्या हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि नहीं? तो आंसर होगा आपका हिस्टोरिकल डे। हैप्पी डे के लिए भी एक वर्ड आता है, एक इडियम्स आता है, वो होता है गाला डे। गाला डे मतलब होता है हैप्पी डे। और फेस्टिवल डे के लिए एक इडियम्स आता है हेलिकॉन डे, हेलिकॉन डे। तो बोलते हैं आप, तो बोलते हैं फेस्टिवल का दिन, हेलिकॉन डे त्योहार का दिन। एक अच्छे दिन के लिए एक वर्ड आता है इंग्लिश में पाल्मी डेज। पाल्मी डेज मतलब होता है अच्छे दिन। इन क्वेश्चन में बोला है रेड लेटर डे, इसलिए आंसर होगा हिस्टोरिकल डे, ऐतिहासिक दिन, रेड लेटर डे। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर,
पाई मतलब तो मटर होता है, यहाँ पर एप्पल मटर का कोई लेना देना नहीं है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब सीधा मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, सही सही ठीक से जमाना, परफेक्ट काम करना। ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका सेल क्लोज टू द विंड, सेल क्लोज टू द विंड। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी करना। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है खतरा लेना, खतरा मोल लेना। सही आंसर होगा टू टेक रिस्क, खतरा मोल लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं क्रम में हम चलते जा रहे हैं, लेकिन सारे वीडियो को आप सुनिएगा, आपको इसमें काफ़ी एडवांटेज मिलने वाला है आगे चल के। और कल की क्लास में मैंने एक टॉपिक का पढ़ाया था, वो प्रोनाउन टॉपिक से मैंने रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे सारे उसके। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, और थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।